नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ प्रोग्राम के एक मुलाकात में हमारे साथ मीर बशीर, जो कि चेयरमैन इलाइट वेलफेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सेंटर इंचार्ज इलाइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है। मीर बशीर साहब, आपका एक मुलाकात प्रोग्राम में खैर मुकदम है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरे लिए खुशी की बात है और नाजरीन के लिए भी खुशी की बात है कि हमारे जो भी स्कीम्स हैं या जो मेरी बात होगी नाजरीन तक पहुंच जाएगी। जी, थैंक यू वेरी मच साहब। आपसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ये इंस्टीट्यूट कब खोला है और आप इससे बच्चों को क्या फ़ायदा दे रहे हैं? देखिए जनाब, अगर हम इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री की बात करें जी, तो मेरे ख्याल से ये 5 दिन में भी एक कंटिन्यूसली इसका जो 5 दिन तक जो बात रहेगी वो 5 दिन तक चलती रहेगी। जी, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्ट बताऊंगा कि मैंने इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव कैसे लिया और इसका आगाज़ कब हुआ और कैसे हो गया। जी। सबसे पहले स्टार्टिंग जब मैंने 12th एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, 2009 की बात है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद मेरी एक ज़्यादातर विजन था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, क्योंकि यहाँ आप देखिए यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर है नहीं, यहाँ कॉरपोरेट सेक्टर्स नहीं है या स्किल डेवलपमेंट सेक्टर्स है नहीं। तो उस अंदाज से मैंने इनिशिएटिव ले लिया कि गवर्नमेंट जॉब से बेहतर है कि एक स्किल इंस्टीट्यूशन खोलना, और जो इसके साथ साथ एक वेलफेयर भी हो जाएगा, जिसमें यहाँ के नौजवान, यहाँ के तालिब इल्म या यहाँ के महिलाज या यहाँ के जितने भी तालिब इल्म होंगे वो इस स्कीम से आरास्ता होते रहेंगे। सबसे पहले मैंने 2009 में नेहरू युवा केंद्र से एस्टेब्लिश किया एक यूथ क्लब। आप देखिए इसमें एक थोड़ा लाइन क्रॉस हो जाती है। नेहरू युवा केंद्र एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है कि जो हर ज़िले में होता है। वो उनके एक जो स्कीम्स होती है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है। यहाँ तक कि वो एक नौजवान को, एक तालिब इल्म नौजवान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब देखिए ज़्यादातर यहाँ बेरोज़गारी की बात है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक मैं स्टैंड हो गया, मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ जाएगी कि अगर एक नौजवान में एक अच्छी सोच आ जाए। बिल्कुल। आप देखिए नेहरू युवा केंद्र जो है वो हर ज़िले में कायम है, हर उनका जो दफ्तर है वो हर डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने सबसे पहले वहाँ एक यूथ क्लब को एस्टेब्लिश किया, एफिलिएट किया नेहरू युवा केंद्र से। एट दैट स्टार्टिंग नेहरू युवा केंद्र से मैंने पहला स्टेप लिया। उसके बाद जब मैं नेहरू युवा केंद्र का मैंने प्रपोजल पूरा समझ लिया, तो धीरे धीरे मेरा एक स्ट्रीम लाइन आगे जाती रही। तो 2009 से लेकर आज तक इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह रहमान स्टैंड रहा और चलता भी रहा है। इस टाइम बारामूला में ठीक से काम कर रहा है। तो फिर मैंने इसको कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में भी रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ जाकर मैंने इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ बनाई, तो जो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इस टाइम जानी जाती है, इलाइट वेलफेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ट्रांसपेरेंसी काम कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें इसमें स्किल्स कोर्सेज भी आ रहे हैं, वो धीरे धीरे हम आगे आपको बताएंगे। तो नाज़रीन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम स्किल एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से तालीम दी जाती है। देखिए जनाब, अगर हम स्किल की बात करें, स्किल डेवलपमेंट में हम यहाँ पर अगर मेरी इंस्टीट्यूट की आप बात करेंगे तो सबसे पहले एक बारामूला के नौजवान के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ भी है और खुशी की बात है। हमारे पास 50 सीट्स कैपेसिटी जो होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर स्किल में। कैलीग्राफी भी फ्री है, उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स भी फ्री है, कंप्यूटर भी फ्री है, जिसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है कि आप इनको इन कोर्सेज में प्रमोट करो। यहाँ तक कि कौमी काउंसिल भी इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। लेकिन बदकिस्मत से कि एक नौजवान दिन ब दिन एंगेज होता जा रहा है बुराई कामों में, वो अगर हमारे साथ कोऑपरेट करते, हम उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म हमारे पास, उनके पास बहुत अच्छी एक रोज़गार तरतीब भी है और प्लेसमेंट भी है, और साथ साथ उनके कोर्सेज भी हम अच्छे तरीके से करवाते हैं। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर भी हमारे पास अवेलेबल 10 से 4 कंटिन्यू रहते हैं। तो अगर मीर साहब, अगर हम चाइल्ड केयर के हवाले से बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो आते हैं गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उनके लिए भी आप कोई स्कीम्स दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए जनाब, सबसे पहले मेरे दिल में एक दुख की बात है। आप देखिए कश्मीर ज़्यादातर एक क्रिटिसाइज और इविटीजिंग में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर कोई अच्छा काम करे इसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। मान लो कि मैंने इनिशिएटिव जब ऑर्गेनाइजेशन का ले लिया, अगर हमारे मोहल्ले में या हमारे विलेज में या हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक गरीब घराने से कोई तालिब इल्म पढ़ना चाहता है, फिर वो मेरे साथ रब्ता करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसके दिल में एक दूसरी बात पहुंच जाती है कि ये बशीर साहब मेरे लिए क्या करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं हर नाजरीन को जो भी इस टाइम देखते होंगे उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है,
وہ اپنے ذہن کو گندگی سے دور کریں تاکہ آنے والا کل بہت مشکل میں ان کا گزرنے والا ہے پھر. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں اگر کوئی اول سے لے کر 10ویں جماعت تک کوئی بھی غریب اول سے لے کر 10ویں جماعت تک پڑھنا چاہتا ہے 50 سیٹ سے لے کر 70 سیٹس وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل رہتی ہیں جن کو ہم اسسٹ کرتے ہیں. بیگ، کاپی، پین، پنسل، بکس، سکول فیس اس کے لیے وہ بھی میرے پاس اویلیبل ہے. وہ چائلڈ کیئر ہمارے پاس ایک اچھی سیل ہے اس میں ہم ان کو فری ایجوکیشن پروموٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ چاہے پھر سکل ایجوکیشن بھی میرے انسٹیٹیوشن میں حاصل کر سکیں. تو بشیر صاحب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے زیادہ تر موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ آج ہمارے پاس ایک زیادہ تر بدعت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سب سے پہلے میری ریکویسٹ پیرنٹس سے ہیں، والدین سے ہیں کہ اگر گھر میں 5 فیملی ممبرس ہے یا 6 فیملی ممبرس ہے وہ اپنا سارا وقت صبح سے لے کر شام تک موبائل فون پر، یہاں تک کہ بزرگ چھوٹے سے لے کر بڑا یہ سیل فون کا استعمال بڑی غلط طریقے سے کرتا ہے. آپ دیکھیے اگر ہم ایک نارمل نوجوان کو اس ٹائم پوچھیں گے کہ بھائی گولڈ کی کیا ریٹ ہے، سینسس بتا دیجئے، سینسس کسی کو پتہ ہے نہیں. سپوز لوہے کی کیا ریٹ ہے، یا آج آپ دیکھیے ریسنٹلی مارکیٹ میں کوئی جو فوڈ آئٹمس ہیں ان کی ریٹس کیا ہیں. یہاں تک کہ وہ اس پہ رانگ ڈیٹیلز یا رانگ میڈیا پہ جو اس میں میٹیریلزم ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے لیکن وہ اپنے فیوچر پہ یا اپنے آنے والے کل کے لیے وہ اچھی چیزیں اپنے موبائل پر نہیں دیکھتا ہے. سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے کہ والدین پہ بھی اثر پڑتا ہے، بچے پہ بھی اثر پڑتا ہے اور گھر کا جو معاشرہ ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سیل فون کا استعمال آپ صحیح طریقے سے کریں. جو بھی سکیمز ہوتی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے یا انسٹیٹیوشن کے ادارے کے حوالے سے، اصل میں میڈیا کی وساطت سے یہ لوگوں تک یہی پیغام، ان کا کام بھی یہی پیغام پہنچانا کہ اگر ہمارے معاشرے میں برائیاں دور ہو جائے گی اور نوجوان نسل جو ہے وہ ڈرگ کے اور بھی نہیں جائیں گے. لیکن والدین کا ایک بہت بڑا اس میں ایک رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خاص خیال رکھے یہ موبائل فون کس طریقے کا استعمال کرتا ہے. آپ دیکھیے صبح اگر دیکھیں گے مارننگ میں عبادت کے بجائے موبائل فون استعمال کرتے ہیں یا مذہب بھی بھول گئے ہیں یہاں تک کہ اس موبائل فون سے. ہم نہیں چاہتے یہ استعمال نہ کریں، یہ استعمال کریں، شوق سے کریں لیکن سب سے پہلے ان کو اپنا ایک جو فیوچر ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں اور پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیں. ہمارا بھی ویژن یہی ہے کہ ایجوکیشن کو زیادہ پروموٹ کریں اور اپنا ان کا جو آنے والا کل ہے وہ آسانی سے گزر جائے. امیر صاحب آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ جیسے کہ آپ کمپیوٹر ایجوکیشن یا یہاں پہ کیلیگرافی کا کورس حاصل کرنے کے بعد جو بچے یہاں سے چلے جاتے ہیں کیا ان کے لیے جاب بعد میں مہیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 3 طرح کے یوتھس ہمارے پاس آ جاتے ہیں. میں نے ایک ایکسپیرینس کیا 12-13 سال ہو گئے آج ماشاءاللہ اس ادارے سے سینٹر انچارج کی حیثیت سے ایک چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. اب دیکھیے اس میں 3 طرح کے یوتھس ہمارے پاس اویلیبل رہتے ہیں ہر سال. ایک آتے ہیں کہ جو جسٹ لائک انٹرٹین کے لیے آتے ہیں، ہمیں رجسٹریشن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف ایگزامینیشن کوالیفائی کریں گے تو کورس لے لیں گے. دوسرا یوتھ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم فرینڈ سرکل کریں گے یا ہم انجوائمنٹ کریں گے، ہم اسی طریقے سے اس کورس کو موبلائز کریں گے. اور تیسرا جو سیٹ اپ ہوتا ہے، جو تیسرا گروپ ہوتا ہے وہ ہمیں پراپر کام لیتے ہیں. بھائی سر ہمیں سکھاؤ، ہمیں اچھے سے سکھاؤ، ہمیں روزگار کی ضرورت ہے. جو بچے ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ رہتے ہیں ہر سال تک، پورے سال تک، ان کو ہم پلیسمنٹ کی بھی گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کی ریگولر اٹینڈنس رہتی ہے. ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ میں نے فیوچر میں 5-8 بڑے بڑے کمپنیز کے ساتھ میں نے ٹائپ کیا. وہ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ پرپوزل بھی سامنے آ جائے گا. جیسے سیمسنگ ہے، جیو ہے یا ریلائنس ہے یا جو باہر کی فائنانس کمپنیز ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اگلے مہینے یا 1-2 مہینے میں. وہ بھی انشاءاللہ رحمان آپ ہی کے ذریعے پریویس ہو جائے گا. جو یہاں کے بے روزگار نوجوان جو ہے جو سفر کر رہے گھروں میں روزگار کی تلاش میں، ان کے لیے ہمارے تھرو بھی ایک پلیسمنٹ سیل قائم ہو جائے گی. جس طریقے سے میں نے چائلڈ کیئر سیل کھولی ہے اسی طریقے سے جاب پلیسمنٹ سیل میں کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیے نوکری کے حوالے سے ایک نوجوان بالکل ایک وہ کیا کہتے ہیں ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے. مہیلا سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ آپ دیکھو کوئی آپ کو نوکری کے بہانے پیسہ بھی لیتا ہے، جیولری بھی لیتا ہے، صحیح بات، لیکن نوکری پھر نہیں ملتی اس کو کیونکہ اس کو ریسرچ کم ہوتی ہے، نالج کم ہوتی ہے یا اس کو اویئرنیس کم ہوتی ہے. وہ ہمارے تھرو ایک اویئرنیس بھی لے سکتے ہیں کہ بھائی میرا روزگار کس طریقے سے. آپ دیکھیے روزگار ریشو اس طریقے سے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ زیادہ
यहाँ तक गवर्नमेंट इनको एक अच्छी सीड कैपिटल स्कीम्स भी देती है. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, या अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, या JKEDI की बात करें, इस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल जो गवर्नमेंट के दफातर है, उनसे ये बहुत तरह तरह की सब्सिडी स्कीम्स ले सकते हैं, अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं. इनका एक एम होता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे लोन को क्या करना है. अदरवाइज उस वजह से इसकी जो एज होती है वो पूरी चली जाती है. इनको मेरी एक अच्छी एक सजेशन है कि अगर इनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मुहैया नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में या अपना एक इंडस्ट्रियल सेक्टर खोल सकते हैं. यहाँ तक कि DIC भी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सेक्टर है. वो हर साल एक वो स्कीम निकालती है कि भाई 1 लाख पर हम 35% दे देंगे रूरल एरियाज़ के लिए, 25% सब्सिडी दे देंगे हम अर्बन एरियाज़ के लिए. तो यहाँ का नौजवान वो चाहता है कि मुझे ग्रेजुएशन है, या मुझे PG है, या मुझे MPhil है, या मुझे MAd है, या B.Ed है, मैं इन डिग्रीज को दाव पर नहीं लगा सकता हूँ. ऐसा कुछ सोच उनका गलत है. तो मैं चाहता हूँ कि उस वजह से वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. आप देखिए, अगर मेरे से बात हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि इस टाइम भी अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब आए, मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ. उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास इस टाइम ऑलरेडी 4 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं. तो मैंने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया. जब मैंने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, तो अब मैं एम्प्लॉयमेंट खुद कैसे ढूंढ सकूं. तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैंने भी तरह तरह की स्कीम्स का फ़ायदा उठाया, जिस वजह से आज मैं दूसरे बच्चे भी या यहाँ का जो लोकल यूथ है, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो पेरेंट पे कम डिपेंड रहे. अपना मुस्तकबिल उनके हाथ में, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं है कि हम कैसे फॉलो करें. तो मीर बशीर साहब, आप ये भी नाज़रीन को बताएं कि दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप यहाँ पर ज़्यादातर उर्दू लैंग्वेज को ही तरजीह देते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, आप देखिए, आपने भी अपने इस मीडिया के वसादत से देखा होगा, आज का जो भी तालिब इल्म है, हर इदारे का तालिब इल्म है, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, हायर सेकेंडरी का तालिब इल्म, या इंस्टीट्यूशंस का तालिब इल्म, किसी भी इदारे का जो भी तालिब इल्म है, पेरेंट्स से लेकर तालिब इल्म तक, वो नहीं चाहते हैं कि हम उर्दू सब्जेक्ट को ले लें. आप देखिए, उर्दू की जो एक वो सकाफत है, वो ख़त्म होनी जा रही है, और ख़त्म हो भी गई. उर्दू मिटा रहे हैं, स्कूल से भी मिटा रहे हैं, और घरों में भी मिटा रहे हैं. यहाँ तक कि इनको फिर अपना मज़हब भी उसे भूल जाता है. अगर हम उर्दू पे ज़्यादा तवज्जो दें, या उर्दू बच्चों को पढ़ाए, या उर्दू की तालीम या उर्दू की सर्टिफिकेट कोर्स करवाए. आप देखिए, मेरे इंस्टीट्यूशन में भी हर साल 70 से 80 सीट कैपेसिटी रहती है सर्टिफिकेशन कोर्स उर्दू, जिसमें किताबें भी बिल्कुल मुफ्त है बच्चे को, और वो डिस्टेंस बेस्ड कोर्स है. उस डिस्टेंस बेस्ड कोर्स के जरिए कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान इनको सारा कुछ यहाँ तक मटेरियल प्रोवाइड करता है. वो एक सेमिनार्स कैंप्स करवाते हैं, वो हमारे थ्रू प्रोग्राम्स करवाते हैं. उर्दू को प्रमोट करो. जितना उर्दू में एक बच्चे को एक अच्छी तरबियत मिलेगी, हर एक रिसर्च मिलेगी. तो आप देखिए, मतलब यहाँ अगर हम सोसाइटी में देखिए, किसी को बोलते हैं कि भाई ये अखबार है, उर्दू में ये पढ़िए, नहीं पढ़ पाता है. वजह क्या है? वजह है कि इसने उर्दू को तवज्जो नहीं दिया है. आप देखिए, 80% यूथ जो है, कॉलेज से लेकर हर एजुकेशन सेक्टर तक, आप देखिए उर्दू कम लेते हैं. तो मेरी इनसे गुजारिश है कि उर्दू पे ज़्यादा तवज्जो मेरे इसलिए है, इससे इनको अपना मज़हब भी याद रहेगा और भी याद रहेगा. इंशाअल्लाह उर्दू एक अच्छी चीज़ है. तो बस साहब, ये भी आप बताइए कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो 10-12 साल से चल रही है, तो आप लोगों को इससे, मतलब यूथ को, आप क्या क्या फ़ायदे इससे लोगों को मिल रहे हैं? देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के तरह तरह के फ़ायदे हमने समाज को दे दिया और सोसाइटी को भी दे दिया. हम इनको मिन्नत नहीं रखेंगे. हमारा जो दिल में काम है, हम इबादत भी करते हैं, और इंशाल्लाह वॉलंटरिज्म में भी आ गए. तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम हेल्थ की अगर बात करें, हम रूरल एरियाज़ में मेडिकल कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें दवाई भी मुफ्त, बॉडी सैंपलिंग भी मुफ्त. यहाँ तक कि कोविड में हमने हाल में सब जेल प्रिजनर्स को 300 प्रिजनर्स को हमने सेंट्रल जेल बारामूला में हमने प्रिजनर्स को भी मेडिकल कैंप किया, जिसमें तरह तरह की बॉडी सैंपलिंग भी हमने ली. इसी तरीके से हम वहाँ जाते हैं जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है, या जहाँ पर गाड़ियों का आमदोरफ्त कम है, या उनका आना जाना कम है, या वो गरीबी के सतह के नीचे हैं, या उनका मतलब उनको पता भी नहीं है, वो अवेयर भी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, जैसे HIV है, या हेपेटाइटिस B है, या थायराइड्स है. बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि मेरे बॉडी में क्या क्या चीज़ है, या शुगर है.
हम शुगर कैंप भी फ्री करवाते हैं। और साथ साथ हमारा जो एक मेन कोर एक्टिविटी है वो है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन पे हमारा 70% कंसंट्रेशन फोकस है। अगर एजुकेशन रेट ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लिटरेसी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फहशी काम हो जाएगा या कोई बिदत हो जाएगी या कोई बेरोज़गारी के सेक्टर में मुब्तला हो जाएगा। तो एजुकेशन हमारा एक अहम रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन का। साथ साथ हम ड्राइंग कंपटीशन भी करवाते हैं, स्टेट्स लेवल, सेंट्रल लेवल और नेशनल लेवल। हम 3 लेवल तक एक ड्राइंग कंपटीशन हर साल करते हैं, जिसमें हम उन बच्चों को प्रमोट करते हैं जिनका स्किल छुप गया है या जो चाहते हैं कि मेरे अंदर एक आर्ट है, ये बाहर आना चाहिए। हम उनको फिर चाहते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि भाई हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक अवार्ड अप्रिसिएशन करती है, अब आपके लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले रहे हैं या स्टेट लेवल तक ले रहे हैं या सेंट्रल लेवल तक ले रहे हैं। तो उनको भी आगे आना चाहिए, हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और चौथी बात ये है कि आप देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ज़िले बारामूला में, हर एक को अपना एक विजन है, एक फोकस है। मेरा ये विजन है, आप इसमें ज़्यादातर देख लीजिए कि हम बच्चों में एंगेजनेस ज़्यादा पाई जाती है। विदाउट काम वो बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ या मेरा जहन बिज़ी है या मेरा सोच बिज़ी है, यहाँ तक कि किसी को फुर्सत नहीं है कम्युनिकेशन करना या बात करना या मशवरा लेना। आप देखिए घरों में भी आप देखिए या बाहर देखिए, किसी को अगर हम मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे काम है, लेकिन इस तरीके से उसको खुद को नुकसान है। अगर वो अपना एक टाइम टेबल फ्रेम करेगा, एक लिस्ट फ्रेम करेगा, एक रिदम फ्रेम करेगा कि मुझे कैसे चलना है, मुझे समाज में किन किन चीज़ों से फेस करना है, कल आने वाला कल मेरे लिए कैसे आसानी से गुजर जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बिदत पैदा हो जाएगी या कोई परेशानी हो जाएगी। तो आप देखिए यूथ दिन ब दिन उन खराबियों में मुब्तला हैं जो इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। हाल ही में कश्मीर में 2 वाक़या हो गए ऐसे जिनसे इंसान का दिल आज भी रो रहा है, जो एसिड अटैक हो गए। इधर आप देखिए नॉर्थ साउथ साइड से 2 एसिड अटैक्स भी हो गए। इसमें क्या है कि इसमें जो मेन रोल है वो है एक नौजवान। अगर एक नौजवान अपना सोच अच्छे तरीके से साफ करे, एक स्पिरिट से साफ करे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बिदत समाज में हो जाएगी। आप देखिए यहाँ कितने नौजवान मतलब उन चीज़ों में मुब्तला है। तो इंसान नहीं चाहता है कि उनको कैसे रेवोल्यूशन लाए। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ भी रब्ता करे। हमने तरह तरह की यहाँ पे मेंटल हेल्थ सेल भी रखी है। मेंटल हेल्थ सेल में हम चाहते हैं कि हम पेरेंट्स से मीट करें, सीनियर सिटीजन से मीट करें, ताकि उनमें एक ऐसी चीज़ आ जाएगी कि वो होशियार हो जाए। भाई हमारा नौजवान अगर घर में सुबह 12 बजे तक सोता रहता है वो, तो यहाँ तक कि उसको पता ही नहीं मेरा फ्यूचर है कहाँ। तो हम उस हवाले से उनसे भी रब्ता करना चाहते हैं कि उन नौजवानों से भी रब्ता करना चाहते हैं जिनको जहनी परेशानी है, जहनी तवज्जो ख़राब हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि उन तक भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहुँच जाए। यहाँ तक कि हम चाहते हैं कि 5-6 चीज़ें हमारी कोर एक्टिविटी है, एजुकेशन, हेल्थ और अवेयरनेस कैंप्स। जैसे कि अभी आप फरमा रहे थे कि हम मेडिकल कैंप्स भी करते हैं, फार फ्लैंग एरियाज़ में भी चले जाते हैं, लेकिन उसकी फंडिंग जो है वो कहाँ से हो रही है? हाँ, देख लीजिए आप, हम कोऑपरेट करते हैं और कोलैबोरेशन करते हैं। सपोज मान लो कि यहाँ मेडिकल हेल्थ जो है, हम इनको चिट्ठी लिखते हैं, हमारे पास चिट्ठी भी अवेलेबल है। अगर आप बोले तो हम चिट्ठी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला होता है या CMO बारामूला होता है या डिप्टी कमिश्नर होता है। हम उनको चिट्ठी पहले लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं कि चिट्ठी हम आपसे कोलैबोरेशन एक कैंप करना चाहते हैं। उसमें क्या होता है कि वो हमारे को 50% कोऑपरेट करते हैं कि स्टाफ से लेकर एकोमोडेशन तक, और हम बैनर्स, वॉलंटियरिज्म और रिफ्रेशमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। और दवाई कभी कभार गवर्नमेंट भी देती है, दवाई कभी कभार आयुष्मान भारत भी देती है, और उस तरीके से ये इकट्ठे होकर 100% कवर हो जाता है। मीर बशीर साहब, नाज़रीन को आप आखिर पे ये बताइए कि यूथ के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो बेरोज़गारी है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि यूथ, सबसे पहले यूथ में एक सलाहियत आनी चाहिए। वो आज के दौर में रब को भी भूल गए हैं। अगर वो रब को याद करेंगे, साथ साथ अपने वालिदैन की भी रेस्पेक्ट करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि उनका फ्यूचर हाथ से जाएगा। मुझे लग रहा है कि उनको हाथ में सब कुछ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए, एक नौजवान, बिलखुसूस जो हम बारामूला या पूरी कश्मीर की बात करें, आप देखिए ऐसे अगर हम 50 साल ही पीछे जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे जो यूथ्स थे वो ननिहाल में तालीम हासिल करते थे,
ان کے پاس ایک اچھا ذہن، کھلا ذہن تھا، ایک ویژن تھا کہ ہم 10 دن کے لیے وہاں بیٹھیں گے آج، یا 5 دن کے لیے ہم پوفی کے گھر میں بیٹھیں گے. اسی طریقے سے اگر وہ سوچ اس ٹائم اس فاسٹ دور میں آ جائے گا کہ ہماری ذہنیت ٹھیک ہو جائے گی، تعلیم پہ زیادہ توجہ ملے گا ان کو. آپ دیکھیے گھر میں، میں نے کہا کہ گھر میں بھی 5 فیملی ممبرس یا 6 فیملی ممبرس زیادہ تر سوشل میڈیا کے شکار ہو چکے. ان کو ایک مینٹل ٹارچر ہوگا ہے کہ بھائی آپ دیکھیے اگر ان کے پاس ریچارج نہیں ہوگا میرے خیال سے ایک دوسرے کو چھری لگائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ موبائل کے بنا بھی انسان زندہ رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ دیکھیے آج سے پہلے کمیونیکیشن کے بنا موبائل کمیونیکیشن نہیں تھی. اتنی فاسٹ دور میں آج موبائل کے کمیونیکیشن کے جو 20 سال پہلے جائیے آپ، 10 سال پہلے جائیے آپ، موبائل تھا ہی نہیں. تو اس ٹائم بھی زندگی چلتی تھی، اس ٹائم بھی ایجوکیشن چلتے تھے، اس ٹائم بھی سکولنگ چلتی تھی. آپ دیکھیے گھر میں اگر پیرنٹ بھی ہے ان کو بچہ بولتا ہے کہ مجھے ایگزام ہے، 12 مہینے وہ ایگزام کی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے. والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس چیز کا واچ کرے، موبائل پہ واچ کرے، بچوں پہ واچ کرے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو ایک کنٹرولزم آ جائے گا، میرے پیچھے والد واچ کر رہے یا میرے ماں واچ کر رہی ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ غلط ہو جائے گا کچھ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ایک ملاقات کے مہمان میر بشیر، جو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میر بشیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین السلام علیکم. جی ہاں، آج کے ایک ملاقات پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے فاروق مرکزی صاحب. آج کل بارشوں کا موسم ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل بہت زیادہ دھوپ ہے اور یہ اس کو آگے کرنے کی بہت ضرورت ہے. ناظرین، KDN چینل پیش کردہ پروگرام ایک ملاقات ہر سنیچروار شام 7 بجے نشر ہوا کرے گا، دیکھنا نہ بھولیے گا. اپنے جو کھیت ہے اس کو تیار کرنے کی بہت ضرورت ہے. سے ہی میں نے اپنا جو سیاسی سفر ہے وہ شروع کیا. دیکھنا نہ بھولیے گا.